हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं। सारे बच्चे कह रहे हैं सर आज का पेपर में तो मज़ा आ गया, आग लगा दी हमने आज। फिर साथ में बच्चों का एक सवाल होता है, सर आप बताइए पेपर कैसा था, इजी था, लेंदी था, मुश्किल पेपर था, या लेंदी नहीं था, कैसा पेपर था। तो बच्चों मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा, एनालिसिस करूंगा पेपर का। आज सॉल्यूशन तो नहीं दे पाऊंगा, सॉल्यूशन एक दो दिन के बाद दूंगा, लेकिन आज पेपर का रिव्यू हम लोग करेंगे। बच्चों मेरे हिसाब से पेपर इजी तो था, लेकिन लेंथी पेपर था, थोड़ा सा लेंथी था। बिल्कुल ईमानदारी से बोलूंगा, पेपर थोड़ा सा लेंथी था। इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो 10 नंबर में पूछे जा सकते थे, उनको 5 में पूछा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो 10 में पूछे जाने चाहिए थे, उसको 15 नंबर में पूछ लिया। तो मिला जुलाकर पेपर मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छा पेपर था। आप इसको आसान तो बोलोगे, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, लेकिन आसान था। और लेंथी थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि अगर जिन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी वो 100% पेपर को कंप्लीट करके आए होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी रखी होगी तो उनका पेपर कुछ ना कुछ छोटा होगा। अब बात आती है कि पेपर कहाँ से आया। तो बेटा देखो, हर टीचर यही बोलेगा, मैं भी यही बोलूंगा कि मेरी बुक से पेपर आया, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरी बुक में भी है। लेकिन सच्चाई वही है, पेपर आया आईसीआई स्टडी मटेरियल से। आईसीआई स्टडी मटेरियल का मतलब स्टडी मॉड्यूल ही नहीं, यानी मटेरियल, आईसीआई मटेरियल। मटेरियल में स्टडी मॉड्यूल भी आते हैं, आरटीपी भी आते हैं, पीवाईक्यू भी आते हैं, और उनके मॉक टेस्ट पेपर भी आते हैं। ये सब मिलकर आईसीआई मटेरियल बनते हैं। तो पेपर वहीं से था, ठीक है, हर बार वहीं से आता है। कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार इधर उधर से आ जाता है, लेकिन हमेशा आईसीएआई मटेरियल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पेपर को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हमेशा की तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। पहला क्वेश्चन ए पार्ट था एएस 5 से, दूसरा पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 से पूछा गया, तीसरा पार्ट एएस 20 से पूछा गया, चौथा पार्ट एएस 4 से पूछा गया। ठीक, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से था। पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, काफी आसान क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट पूछी गई थी, तो पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन इंटरनल से आया इस बार। तीसरा क्वेश्चन 15 नंबर का बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन होल्डिंग कंपनी से आया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से 10 नंबर में आना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपसे 15 नंबर में पूछा। ठीक है, उसके साथ में 5 नंबर का क्वेश्चन एक एनबीएफसी का दिया गया, जिसमें ठीक है जो क्लासिफिकेशन का पूछा गया था एसेट का। चौथा क्वेश्चन 15 नंबर का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग डेथ, यानी इसमें डेथ का भी उन्होंने काफी सारा कंटेंट दिया। और डिसोल्यूशन में मतलब सेल ऑफ कंपनी, सेल ऑफ पार्टनरशिप बाई कंपनी, या टेकन ओवर बाई कंपनी का क्वेश्चन था। फिर एक एलएलपी की वही हमेशा की तरह थ्योरी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी से था, 15 नंबर का क्वेश्चन। वैसे सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 10 नंबर में भी पूछ चुका है, आज वही क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया। और एक 5 नंबर का छोटा सा लिक्विडेशन का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पारी पासु चार्ज होता है, ठीक है, असेट पर, वो क्वेश्चन था। छठा नंबर क्वेश्चन, वही 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन एएस 9 का था, दूसरा क्वेश्चन बाईबैक का था, तीसरा इसॉप का था। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े 5 नंबर के हिसाब से मेरे को बड़े लगे, क्योंकि बाईबैक में ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जनरली 10 नंबर के पूछता रहा है पास्ट में, और जो इसॉप का क्वेश्चन था वो भी मेरे हिसाब से 10 नंबर के लायक क्वेश्चन था। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछे गए। एएस 29 का था नेक्स्ट पार्ट, और एएस 14 से छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए पूछा गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन जो इस बार नहीं पूछे गए कहां से, एक तो अमालगमेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से पीसी निकालने का पूछा गया, लेकिन जो अमालगमेशन चैप्टर से जो बड़ा क्वेश्चन आता था नॉर्मली, वो इस बार नहीं पूछा गया। इसके अलावा एएस 7 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एएस 17 से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, एएस 18 से नहीं आया, एएस 19 से भी नहीं आया, वो छूट गया, एएस 24 से नहीं आया, एएस 26 से नहीं आया। ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए आपके सिलेबस में। बाकी लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन टच किया है इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं। चलिए अब मैं आपको पेपर का
एनालिसिस करवाता हूँ, पेपर दिखाता हूँ। देखो पेपर, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का था। इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि बताओ ये क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे बोले गया है कि प्रोविजन जो है, यहां बोला गया है कि प्रोविजन 3% बनाते थे पहले, अब 4% बनाना शुरू कर दिया। बताइए क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट? तो बेटा अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, ये सबको पता है, ठीक है, ये अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है। उसके बाद इन्होंने पूछा कि मैनेजमेंट ने एक फॉर्मल ग्रेचुटी प्लान को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, पहले कोई एक्स एडहॉक बेसिस पर कोई इनका प्लान चल रहा था, उसके बाद इन्होंने एक फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम शुरू की। तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? जी नहीं, पहले कोई पॉलिसी थी नहीं, जो एडहॉक बेसिस पर आप देते थे वो कोई पॉलिसी नहीं थी। अब यहाँ पर एक नॉर्मल इन्होंने पॉलिसी शुरू की है फॉर्मली, तो ये अडॉप्शन ऑफ ए पॉलिसी है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का मेथड था, पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते थे, अब असेट की यूजफुल लाइफ जो है वो 3 साल कर दी गई, पहले 5 साल थी, समझे। तो यहाँ पर ये चेंज इन यूजफुल लाइफ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इनका पहले से कोई पॉलिसी नहीं थी, अब इन्होंने एक पॉलिसी पेंशन के लिए बनाई, तो ये भी अडॉप्शन ऑफ ए न्यू पॉलिसी है, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब कॉस्ट फार्मूला यूज किया इन्होंने, जैसे वेटेड एवरेज से फीफो पे चले गए या फीफो से वेटेड एवरेज पर आ गए, ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, ठीक है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। उसके बाद ये AS22 का क्वेश्चन आया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें कहता है देखो कि टैक्स के हिसाब से आपका जो डेप्रिसिएशन इतना था, अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन इतना था, तो बताइए इसमें डिफरेंस जो आएगा। देखिए तो यहाँ पर DTA DTL आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक इन्होंने एसेट यहाँ परचेज की जिस पर 100% डिडक्शन अलाउ कर दिया गया इनकम टैक्स के हिसाब से, लेकिन अकाउंट के हिसाब से ये डेप्रिसिएशन 4 सालों में माना जाएगा, तो इस पर आपको DTA DTL निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट जो दे रखा है इनका 128,000 दे रखा है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, और एक डोनेशन रिसीव है 15,000 का जो इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड डोनेशन आपने पे किया है, तो ये 15,000 रुपए का ये नॉट अलाउड इनकम टैक्स के हिसाब से डिडक्शन के तौर पर अलाउ नहीं है, तो ये परमानेंट डिफरेंस हो गया, इसके ऊपर कोई DTA DTL कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये 56,000 अकाउंटिंग के हिसाब से है और टैक्स के हिसाब से 38,000 है। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना था, यहाँ पर आपको इसके लिए बनाना था DTA यहाँ पर बनाना था आपको, क्योंकि अकाउंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन ज्यादा है, टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कम है, तो टैक्स वालों ने इस बार डेप्रिसिएशन कम अलाउ दिया, लेकिन फ्यूचर में आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, तो इसके DTA बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो था इस पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, DTL, क्योंकि टैक्स वालों ने ज्यादा अलाउड कर दिया और अकाउंट में आपको कम डिडक्शन मिला है, इसका मतलब यहाँ पर आपको फ्यूचर में कम अलाउ होगा डिडक्शन, ठीक है जी, इनकम टैक्स के हिसाब से, तो DTL बनेगा। तो यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था और DTA और DTL पर इसका क्या इफेक्ट होगा वो दिखाना था, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको बनाऊंगा तो इसका आंसर भी पता चल जाएगा। उसके बाद ये AS20 का क्वेश्चन है, इसमें एक तो नॉर्मल आपको यानी बेसिक EPS बताना था और एक डाइल्यूटेड EPS भी बताना था। ये ESOP वाला क्वेश्चन है जिसमें ESOP के तौर पर आपको शेयर इशू करने थे, तो जितने भी शेयर आपको विदाउट कंसिडरेशन फ्यूचर में इशू करने हैं उसको लेकर आपको डाइल्यूटेड EPS निकालना था, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद AS4 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि बताइए कौन सी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब सॉरी, ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट कौन सी एडजस्ट होगी कौन सी नहीं होगी, तो ये कुछ थी इवेंट, इसको मैं जब सॉल्यूशन बनाऊंगा आपको प्रॉपर्ली बताता हूं सब। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आपका क्वेश्चन था, 20 नंबर का क्वेश्चन बेटा, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। जिसने भी बच्चों क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा ढंग से, उन्होंने ये क्वेश्चन आराम से कर दिया होगा, ठीक है। इसमें जर्नल एंट्री पूछी थी और इसमें आपके बैलेंस शीट पूछा गया था, 20 नंबर का क्वेश्चन था। थोड़ा टाइम लिया होगा क्वेश्चन ने, यानी अगर मैं तो कहता हूं अगर आधा घंटा यानी 30-35 मिनट में भी या 40 मिनट में भी आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान क्वेश्चन था, हो गया होगा आराम से। ये क्वेश्चन बेटा 15 नंबर में मेरे हिसाब से ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 10 नंबर में आना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट तो देखो दिल खोलकर आपको नंबर देता है, तो ये 15 नंबर का कंसोलिडेशन से क्वेश्चन पूछा गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इसमें बैलेंस शीट बनानी थी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये NBFC का क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट में पूछा था कि इसमें लोन के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके थे क्लास में, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी।
आगे जरा देखिए, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें डेथ था और फिर उसके बाद फर्म टेकन ओवर बाई कंपनी था। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। ये क्वेश्चन आसान नहीं था, ठीक था, उलझाने वाला क्वेश्चन था। तो इसको बच्चों ने, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया होगा अच्छे से। मैं आपको सॉल्यूशन बनाकर इसका दूंगा, तो आप इसका आंसर देख लेना। ये आपसे पूछा है कि नॉर्मल पार्टनरशिप में और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ के हिसाब से, परपेचुअल सक्सेशन के हिसाब से, ऑनरशिप के हिसाब से, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर के हिसाब से, प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप के हिसाब से। तो इसमें क्या डिफरेंस है आपको पता है। इस पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है नॉर्मल पार्टनरशिप पर, उस पर एलएलपी अप्लाई होता है, ठीक है। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल जो होती है उसका नहीं होता। ऑनरशिप जो है उसमें, ठीक है, पार्टनर ऑनर होते हैं और उसमें वही, उसमें भी पार्टनर ही होते हैं, लेकिन वही शेयर होल्डर की तरह उनका स्टेटस होता है। यहाँ पर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड होती है नॉर्मल में, और जो उसमें होती है एलएलपी में, उसमें अनलिमिटेड होती है। और प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप किसमें होता है, जो नॉर्मल पार्टनरशिप है उसमें होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, ये बैंकिंग कंपनी से था। वैसे बैंकिंग कंपनी का ऐसा क्वेश्चन पास्ट में इंस्टीट्यूट 10 नंबर में पूछ चुका है, ठीक है। इस बार 15 नंबर में पूछा गया, ठीक है। तो यहां पर रिस्क एसेट के लिए इन्होंने प्रोविजन पूछा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि नंबर बढ़ा दिए। 5 नंबर का क्वेश्चन ये लिक्विडेशन से था, जिसमें आपको बताना था कि ये जो इन्होंने एसेट बेचकर पैसे आए हैं, यानी जो सिक्योर्ड एसेट था उससे जो पैसे आए उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो आप सबको पता है कि देखो ये दोनों तो क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, ठीक है। तो इनका और जो सिक्योर्ड लोन होता है उसका पेमेंट होता है सिक्योर्ड एसेट से। तो सॉल्यूशन बनाऊंगा तो आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। ये AS9 से क्वेश्चन था, ठीक है। AS9 में आपसे पूछा गया है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन सिचुएशन में कैसे कैसे होगा, ठीक। चलिए उसके बाद में ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था आपका बाईबैक का। ये बाईबैक का क्वेश्चन था, आपसे इसमें जर्नल एंट्री पूछी है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। ऐसे क्वेश्चन पास्ट में इंस्टीट्यूट 10-10 नंबर के पूछ चुका है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन को इन्होंने 5 नंबर में पूछा। और ये जो है आपका जो सी पार्ट था, ये कौन सा था, ये सी पार्ट है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका इसॉप का था। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 5 नंबर से थोड़ा सा, 5 नंबर के हिसाब से लेंथी क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से 10 नंबर में क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए जो 10 नंबर में पूछना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अनफेयर था, लेकिन यह है कि इंस्टीट्यूट ने खाली खर्चे पूछे हैं, आपसे जर्नल एंट्री नहीं पूछी, इस वजह से शायद उन्होंने 5 नंबर में पूछा है। ये AS29 का क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रोविजन बनाना था। ये क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल में है हमारे, ठीक है। और ये आपका पीसी निकालने का क्वेश्चन था। तो ये जो है पीसी निकालने का क्वेश्चन था। इसमें देखो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया, ठीक है, और उसके हिसाब से इन सब का कितना कैश दिया, कितने शेयर्स दिए, वो निकालकर पीसी निकाल लेना था। तो ये ओवरऑल आपका पेपर का रिव्यू है। पेपर टोटल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चों तो पेपर इजी था, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर के हिसाब से लेंथी था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि देखिए अगर होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन 15 नंबर का आया है, वो 10 नंबर में आना चाहिए था। तो बाईबैक का या इसॉप का आप बोल लो कि 10 नंबर में आना चाहिए था, तो वो 5 में आ गया। तो वो बैलेंस कर दिया है उन्होंने, ठीक है। इसी तरीके से बैंकिंग का क्वेश्चन हमेशा जो जनरली 10 नंबर का पूछा जाता था, इस बार उन्होंने 15 नंबर का पूछ लिया, तो बैलेंस तो कर दिया है। तो पेपर ओवरऑल इजी पेपर था, बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे थे आज मुझे, ठीक है, एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। लास्ट टाइम में थोड़ा सा बच्चे परेशान से दिख रहे थे, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने अच्छा पेपर बनाया उनके लिए, और पेपर भी बच्चे कहते हैं कि मज़ा आया करके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से मैं आपको इसके सॉल्यूशन बना कर दूंगा। टिल देन बाय बाय और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू वेरी मच।